दोस्तों, आज की कहानी है बहन। कभी कभी खुद की बेटियां भी अपनी माँ की तकलीफ नहीं समझती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो कुमुद। भले ही तुम आज सबके साथ हंस बोलकर बात कर रही हो, पर तुम्हारे चेहरे पर एक उदासी है जो मैं आज भी वैसे ही पढ़ सकती हूँ जैसे पहले पढ़ लिया करती थी। अनिमा जी के यहाँ गृह प्रवेश के पार्टी और आयोजन में सुधा और कुमुद की मुलाकात हुई तो सुधा ने जिज्ञासा वंश का दोनों कॉलेज के समय की दोस्त थी और जब भी मिलती तो अपने मन की बातें कर लिया करती थी। इधर कुछ सालों से दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी, इसलिए उनकी बातचीत बहुत कम होने लगी थी। अनिमा उनकी कॉलेज फ्रेंड थी, इसलिए उनके घर दोनों की मुलाकात हुई थी। अपने दोस्त की चेहरे की उदासी भांप सुधा ने कुमुद से पूछी, लिया रे ऐसी कोई बात नहीं है सुधा। आकाश का और मुकेश मेरा भरपूर ध्यान रख रहे हैं, तू मेरी फिक्र ना करो। लो तो मैंने ये कहा कि आकाश का और मुकेश तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछ रही थी। मुझे पता है आकांक्षा एक अच्छी बेटी है और तुम्हारा भरपूर ध्यान भी रख रही है। बस रहने दे सुधा, अब आगे और क्या बोलूं। मुझे लगता है इस आकांक्षा की वजह से मैं अपनी बाकी दोनों बेटियों से भी दूर होती जा रही हूँ। कुमुद ने थोड़ा अटकते हुए कहा तो सुधा बोली, हाँ तो क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो और आकांक्षा बेटिया से क्यों नाराज हो? उसने ऐसा क्या कह दिया? बस इसी शख्स का तो इंतजार था। कुमुद को बिना रुके बोल पड़ी, क्या बताओ, जब से बेटी और दामाद हमारे साथ आकर रहने लगे हैं मेरा और त्रिभुवन जी का सुख चैन लूट गया है। तुम्हें क्या मुश्किल है? ऐसा क्यों कर रही हो कुमुद? आज तक तुम्हारे मुंह से तो तुम्हारी बेटी की तरफ तारीफ भी सुनी है, आज तुम आकांक्षा की शिकायत लेकर बैठी हो। बात क्या है? वैसे भी कुमुद अपने घर की बात का पता जरा कम ही करती थी, कभी किसी की बुराई करती भी तो सोच समझ कर। वही कुमुद आज अपनी बेटी की बुराई करने को तत्पर थी। जाहिर सी बात थी कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अपने समाज में बच्चे अगर कभी माता पिता की बुराई करे तो इसे एकदम नीति संगत नहीं माना जाता। वैसे ही माता पिता अक्सर अपनी संतान के गुण गाते हुए ही पाए जाते हैं। खासकर माएँ अपनी बेटियों की बुराई जरा कम ही किया करती हैं। बस उसकी हालत में तो ऐसी थी कि बताओ कि ना बताओ, और उनके मन में ये पंक्ति कई बार दोहराई जा चुकी थी कि तुमुल कोलाहल में हृदय की बात रहे। एक मन कर रहा था कि अपनी सहेली को अपने मन की पूरी बात बता दे, तो दूसरी तरफ मन कर रहा था कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। उनकी मनोदशा भाव कर उनकी खास सहेली सुधा जी उसे कोने में ले गई और कहा, कुमुद जो कुछ तुम्हारे मन में है उसे सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा आपके घर का तमाशा बनेगा। अब चलो प्रसाद लेकर कुछ देर हम दोनों पार्क में बैठेंगे, तभी अपने मन की बात कर लेना। ये आश्वासन पाकर कुमुद का मन थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों पार्क में बैठी थी और कुमुद जी अपने मन का दर्द बतियाने को अकुला रही थी। थोड़ा संयत होकर जब कुमुद ने अपनी सहेली सुधा के सामने अपने मन की बात खोलकर रखा, तब सुधा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई बेटी ऐसा भी कर सकती है। त्रिभुवन जी जब रिटायर हुए तब वो और उनकी पत्नी कुमुद के पास कुछ अकेलापन सा आ गया था। उस अकेलेपन को भरने जब उनकी छोटी बेटी आकांक्षा अपने पति के साथ रहने आई, तब पहले तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, पर धीरे धीरे जब उनके दामाद ने घर में खर्च का पैसा देना बंद कर दिया और दोनों अपने सारे खर्चे
त्रिभुवन जी के पेंशन की रकम से निकालने लगे। यहाँ तक कि आकांक्षा घर के काम में भी मदद नहीं करती और ऑफिस जाने के पहले पूरा घर फैला कर जाती। तब कुमुद और त्रिभुवन जी को बहुत अखरने लगा था। आकांक्षा अब उनकी सबसे छोटी बेटी थी और हमेशा से बहुत आलसी थी। शादी के बाद भी उसके नखरे कम नहीं हुए थे, लेकिन अब उसके पिता त्रिभुवन जी रिटायर हो गए थे। ऐसे में उसके और उसके पति के खर्च उठाना और घर के काम में बिल्कुल सहयोग नहीं करना, ये सब ठीक नहीं लगता था। कुमुद नहीं पता किया तो पता चला कि उसके ससुराल में भी आकांक्षा के यही लक्षण थे, इसलिए उसके सास से भी नहीं पड़ती थी और दोनों जहाँ कानपुर में रहते थे वहाँ घर काम वाली के सहारे ही चलता था। वैसे कुमुद ने यह भी स्वीकार किया कि उसके मन में ये बात भी थी कि सबसे छोटी बेटी को उसने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी और घर के काम भी नहीं कराए थे, इसलिए वह थोड़ी लाड़ प्यार में बिगड़ गई थी। लेकिन अब उसका खामियाजा दोनों को बुढ़ापे में भुगतना पड़ रहा था। अब जब समस्या सुधा के सामने थी तब उसे अपनी सहेली कुमुद को इस समस्या का समाधान बताना भी जरूरी था। तो उसने इसका ये तोड़ निकाला कि कुमुद और त्रिभुवन जी आकांक्षा और मुकेश से खुलकर बात करें और उन्हें क्या एहसास कराए कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले की तरह नहीं रही। अब तो उतने ही पैसे हैं और उसी से घर चलाना है, इसलिए अगर आकांक्षा और मुकेश उनके साथ रहते हैं तो उन्हें भी घर के खर्च में हाथ बटाना होगा। अपनी ही बेटी से ये बात कहने में कुमुद को थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता की समस्या को नहीं समझते या समझ कर भी नजरअंदाज करते हैं तब माता पिता को संगति से अपनी बात रखनी ही होती है। कुछ दिनों बाद जब सुधा कुमुद से मिली तब वह पहले से काफी खुश नजर आ रही थी और जब सुधा ने कोई उससे पूछा कि बताओ आप दोनों के साथ अपनी बेटी और दामाद का व्यवहार कैसा है, तो जो कुछ कुमुद ने कहा वह सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। कुमुद बताया कि इस बार बातचीत करने के कुछ महीने बाद आकांक्षा और मुकेश ने अपना तबादला वापस कानपुर करवा लिया और उनकी अन्य दोनों बेटियां और बराबर मायके आने लगी हैं, वरना जब आकांक्षा और मुकेश रहते थे तब उनका मायके आना कम हो गया था। अब तीनों बेटियां बारी बारी से आती हैं और उनके आने से घर गुलजार रहता है। अब तो जीवन की शांतियों बेला में त्रिभुवन जी और कुमुद जी शांति और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जीवन भर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में अपना जीवन गुजार देते हैं तो जीवन की संध्या में संतान की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता का साथ दे और उनकी परेशानी कम करे, ना कि आकांक्षा और मुकेश की तरह माता पिता की परेशानी बढ़ा दे। और माता पिता को भी हक है अपनी समस्या के बारे में संतान को अवश्य बताएं और अपना जीवन शांति से बिताएं।